सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से यहाँ पर शेयर करनी है। ये जो वीडियो आप लोगों की कल शाम आने वाली थी वो कल शाम में अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर कई सारी एडिटिंग मुझे करनी पड़ गई। इसके अंदर कुछ मैंने जो पिक्चर्स डाली हैं, कुछ वीडियोस डाली हैं इसके अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो वो जो एडिटिंग है वो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो इसकी वजह से वो मैं कल शाम अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि एक हाथ से काम कर रहा था तो इसलिए और ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसको मैंने अभी मॉर्निंग में अपलोड किया है। हालांकि मॉर्निंग में भी मुझे अपलोड उसको नहीं करना था, आज शाम को करना था जब कल शाम नहीं हुई, तो मॉर्निंग में बेसिकली उसको अपलोड कर रहा था, वो अपने आप ही पब्लिक हो गई गलती से। ठीक है। अब पब्लिक हो गई तो फिर मैंने कहा चलिए अब क्या करना है। वैसे शाम को वीडियो आनी थी पर लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग इतनी शिद्दत से चाह रहे थे कि ये वीडियो जो है जल्दी आ जाए तो इसीलिए मेरे से गलती हो गई वो, और अपलोड हो गई वीडियो, और वो वीडियो आप लोग की आ चुकी है। एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी बात यहाँ पर बोलना चाहूंगा, वो ये है कि ये वीडियो जैसे आप लोग देखेगा या फिर इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज आप लोग करके देखिएगा। अगर आज की डेट में जैसे मॉर्निंग में जब भी आप लोग उठ रहे हैं तो मॉर्निंग में उठने के बाद में अगर आप लोग राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो अपना लेफ्ट हैंड यूज करने की कोशिश कीजिएगा। आप एक हाथ से ही अपनी पैंट या फिर लोअर जो भी आप लोग पहनते हैं वो पहनने की कोशिश कीजिएगा। अपनी शर्ट के जो बटन है वो एक हाथ से बंद करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जब चीजें आप लोग कर लोगे तो आप लोग ये वीडियो जब देखोगे तो आप लोग उस वीडियो की फीलिंग को समझ पाओगे कि वहां पर मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो बेसिकली एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने डे बाय डे फील किया है। तो वही चीजें मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है। और इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग और ये चीजें फील करने के बाद में जो चीजें मैंने बताई है कि खुद से पैंट पहनना, ये बटन बंद करना एक हाथ से, ये सारे काम जब आप लोग कर लोगे तो जो लोग आज के डेट में अपनी लाइफ को इस तरीके से लीड कर रहे हैं, जिनका एक हाथ है या फिर एक भी हाथ नहीं है या पैर नहीं है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो रियलिटी में आप लोग उनकी जो दिक्कत है उनको समझ पाओगे। वो किस तरीके की प्रॉब्लम डेली फील करते हैं, प्रॉब्लम नहीं हालांकि चैलेंज बोला जाएगा इनको, चैलेंज फील करते हैं, तो वो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। और तो आगे फिर आप लोगों को उनको देखने का नजरिया चेंज होगा। तो ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज यही था कि आप लोगों का उन लोगों को देखने का नजरिया चेंज हो और एक तरीके से एक अच्छी सोसाइटी हम लोग बना सके। तो ये था बेसिक पर्पज यहाँ का। तो ये वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जाकर आप लोग देखते हैं। टेलीग्राम पर भी मैंने प्रोवाइड करा दिया और चैनल पर भी ऑलरेडी अवेलेबल है। आज सैटरडे आप लोगों का रिवीजन टाइम होता है, तो जो भी पूरे वीक में आप लोगों ने डिस्कस किया है वो सारी चीजें रिवाइज कीजिएगा। कोशिश करना संडे सैटरडे में पूरा रिवीजन कंप्लीट करके आप लोगों को सोना है, उससे पहले आप लोगों को नहीं सोना है। ठीक है। तो इनके पूरे वीक में जो खाया है वो पचाने का टाइम होता है संडे और सैटरडे, तभी आप लोग लंबे समय तक इनको याद रख पाओगे। इसी के साथ में जो आज आप लोगों का निबंध है वो मैंने बताया था कि कल आप लोगों का ये क्वेश्चन था, आज निबंध की तरीके से आप लोगों को इसको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग निबंध की तरीके से इसको लेकर चलेगा। ट्रेड वॉर इज ए सबसेट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि जो एक तरीके से ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म होता है, जिस तरीके से व्यापार अपना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वो एक तरीके से ट्रेड वॉर जो है उसका सबसेट है। यानी कि ट्रेड वॉर उसका एक छोटा सा पार्ट है, अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के साइड में चलता हुआ। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलिए तो अपनी कंट्री के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो कल आर्टिकल डिस्कस किया था, वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और आज भी एक आर्टिकल में डिस्कस यहां पर करने वाला हूं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में एक बड़ा आर्टिकल आया, तो उसमें भी आप लोग कुछ इसकी झलक दिखाई देगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं एक जगह इकट्ठे कर कर आप लोगों को एक एस्से में अच्छे से उतारने हैं। वो आप लोग तभी कर पाएंगे अगर आप लोग एक प्रैक्टिस के तहत अपने आप को लेकर चलते हैं। जब तक आप लोग एक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आप लोगों को बहुत टफ लगती रहेंगी, लगता रहेगा यार पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं जो लिखते हैं सारे लोग। जब तक आप लोग इस पर्टिकुलर माहौल में अपने आप को नहीं ढालेंगे तब तक ये चीजें आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि यार ये नहीं हो पाएंगी मुझसे। तो ये बिल्कुल ऐसी है, जब तक आप लोग पानी में कूदोगे नहीं तो तैरना नहीं आएगा, तो पानी में कूदिए तैरना अपने आप आ जाएगा जैसे आप लोग हाथ मारेंगे। तो ऐसा नहीं है कि समुद्र में जाए कूदना है, कैसे पानी में जहां ज्यादा गहरा ना हो कोशिश कीजिए तो आप लोगों को तैरना जरूर आएगा। तो ये बातें हैं। तो एक ऐसे लिखिएगा सैटरडे और संडे आप लोगों के पास में, और कल जो आप लोगों का एक एथिक्स का क्वेश्चन भी होगा वो भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। जो मैंने बोला था कि संडे में एथिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को दिया करूंगा। ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, और ये ऐसे था जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। आइए अब देख लेते हैं कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ये पहले वाला आर्टिकल है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो काफी डिटेल से यहाँ पर ये आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ। हमारी कंट्री में जो सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, और खासकर जो आज के डेट में रिसेंटली जो टाइम यूज सर्वे कंडक्ट कराया गया है जिसको शॉर्ट फॉर्म में TUS बोला गया है,
वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अप टू द मार्क सेट नहीं बैठता है, जैसी हमारी कंट्री की सिचुएशन है। ये TUS क्या है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। काफी डिटेल में आप लोगों से ये आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल इंडिया के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो डिजिटल इंडिया किस तरीके का डिजिटल इंडिया है, ठीक है, बोला जाता है डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो कैसा डिजिटल इंडिया है, तो रियलिटी में हम लोग डिजिटली अपनी जो चीजें हैं वो अचीव कर पा रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी यहां पर हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ट्रम्प साहब की पॉलिटिक्स और कोविड-19 से जूझता यूएसए, तो ये बातें बताई गई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। आज है संडे और आज सैटरडे को यहां पर ग्राउंड जीरो आता है और ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में एक बहुत ही माइन्यूट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां पर ओवरऑल जो बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है एक फर्जाइल पीस, यानी कि एक तरीके से जो अप टू द मार्क चीजों को न होना, ठीक है, तो वो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर। जब एक तरीके से जैसे कोविड आप लोगों ने बात की LAC के बारे में, तो LAC के साथ में जब हम लोग बात करते हैं तो या फिर आज के डेट में इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात करें, या फिर LOC या फिर LAC जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। दोनों पर शांति बनाने की कोशिश की जाती है टाइम टू टाइम, पर लेकिन वो शांति नहीं बन पाती है, क्योंकि दोनों कंट्री जो है, पाकिस्तान के बारे में बात करिए चाहे चाइना के बारे में बात करिए, दोनों कंट्री इंडिया को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। दोनों कंट्री हमारी जो लैंड है उसको हथियाने की कोशिश करते हैं। दोनों कंट्री जो है हर एक लेवल पर हमसे चिढ़ते हैं, बाउंड्री के साथ में इशू बनाकर रखते हैं। तो इसकी वजह से जो भी पीस हम लोग यहां पर लेकर आते हैं वो एक फर्जाइल पीस रहता है। जब तक हम लोग बाउंड्री का इशू यहां पर सोल्व नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में, तब तक जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। पिछले 60 साल में सोल्व नहीं हुआ तो अब भी सोल्व नहीं होगा, अगर जब तक बाउंड्री जो है वो परमानेंट बाउंड्री में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और चाइना चाहता ही नहीं है परमानेंट बाउंड्री में कन्वर्ट करें, क्योंकि चाइना को जब भी काम निकलवाना होता है, कुछ हरकतें चाइना को करनी होती हैं, तो तुरंत बाउंड्री पर उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट कर देता है। तो एक तरीके से ये चाइना की नीति भी है जो पहले समय से ही फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो ये भी एक कंडीशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यही वही बातें सारी यहां पर घुमा फिरा कर बोली गई हैं। तो ये टोटल आर्टिकल है जो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में PDF आप लोग यहां पर टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। ओके, तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, RCEP बोलते हैं इसको। तो इसके नाम से आप लोग इसको समझ सकते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि रीजन के एरिया में कॉम्प्रिहेंसिव मिलकर काम करना। ये इकोनॉमिक फील्ड में एक पार्टनरशिप है, यानी कि जिस एरिया में आज के डेट में हम लोग रहते हैं, मान लीजिए आज के डेट में मैं आप लोगों को बोलूं कि दिल्ली का जो NCR वाला रीजन है उसके साथ में जो भी राज्य टच करते हैं, जैसे कि आप लोग बात करिए NCR वाले रीजन में राजस्थान हो गया, इसी के साथ में हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इनके एरिया को इकट्ठा कर कर आप लोगों को एक ग्रुप बनाना है। तो रीजनल एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन हो जाएगा और ये कोशिश करनी है कि NCR वाले रीजन में हम लोग को इकोनॉमिक पार्टनरशिप करनी है इन राज्य को, ताकि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आगे लेकर चल सके। तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि संपूर्ण एरिया को इंक्लूड करके चलना। तो इस जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी, हमारी कंट्री जो थी इस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से, अब नाम नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है, बता दिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो हमारी कंट्री जो थी यहां पर 4 नवंबर 2019 में इससे बाहर निकल चुकी है ऑलरेडी। आखिर बाहर क्यों निकली, ऐसा क्या रीजन था कि हमारी कंट्री को इसको छोड़ना पड़ गया? तो उसके पीछे कई सारे मुद्दे थे। सबसे पहला जो मुद्दा था वो था अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि हमारी कंट्री यहां पर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, जो भी कंट्री यहां पर है उसके साथ में वो अनफेवरेबल था। पहले तो आप लोग ये समझिए कंट्री कौन कौन सी है इसके अंदर। जो कंट्री है आसियान कंट्री है, 10 की 10 आसियान कंट्री, जैसे कि वियतनाम हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपीन हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इसी के साथ में सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो ये सारी जो कंट्री है और इसी के साथ में म्यांमार हो गया। और नेक्स्ट अगर बात करें हमारी कंट्री के बारे में, तो हमारी कंट्री यहां पर इसी के साथ में चाइना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कौन सी है, ये है साउथ कोरिया, और नेक्स्ट जापान, और नीचे आएगा तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि घुमा फिरा के ASEAN +6 कंट्री का नाम यहां पर लिया गया। तो ये कंट्री है टोटल, अगर मिला के इनको देखेगा तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ASEAN +6 कंट्री, यानी कि ASEAN +6 कंट्री मिलकर यहां पर काम कर रही थी। पर हमारी कंट्री 2019 में इससे बाहर निकल गई तो ASEAN +5 कंट्री हो गई। तो टोटल मिलाकर 10 + 5 यानी कि 15 कंट्री हैं आज के दिन में इसके अंदर जो काम कर रही हैं। तो हमारी कंट्री बाहर क्यों निकली, तो पहले आप लोग ये समझिएगा डिटेल में। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बोला यहाँ था अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि हमारी कंट्री का जो इन कंट्री के साथ में बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल है, यानी कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, यहां से एक्सपोर्ट कम करते हैं, सामान खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात नीति आयोग ने बोली हमारी कंट्री में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग हमारी कंट्री में जब ये पिक्चर में आया तो इसने बोला कि भैया ऐसा ऐसा है कि बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट चल रहा है।
बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट किसके साथ में कितने हैं, तो ये पिक्चर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर चाइना के साथ में मैं आप लोगों से बात करूं, हम लोग चाइना को, जो चाइना से एक तरीके से जो इंडिया का एक्सपोर्ट है चाइना के लिए, वो यहां पर आप लोग देखते हैं 16.8 है, पर लेकिन जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो है लगभग 70। ठीक है, तो यानी कि आप लोग, और ये तो मैं आप लोगों को 2 साल पहले का बता रहा हूं यहां पर, अब तो कंडीशन और भी चेंज हो चुकी है। आसियान के साथ में अगर टोटल जो आसियान मेंबर है 10 के 10 मेंबर है, उनके साथ में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 37.5 और जो इंपोर्ट करते हैं वो 15, ये है यहां पर 59.3। ठीक है, इसी के साथ में साउथ कोरिया के साथ में 4.7 एक्सपोर्ट करते हैं और 16.8 जो यहां पर बिलियन है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ में 3.5 और प्लस ये है 13.1। जापान के साथ में यहां पर बात करें तो 4.9 हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 12.8 हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, तो यहां पर भी हमारा इंपोर्ट जो ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। टोटल मिलाकर चाइना के साथ में लगभग 53 बिलियन के करीब हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो 53 बिलियन के करीब हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है जब हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उसके कंपेयर में। आसियान कंट्री से लगभग 21 बिलियन, साउथ कोरिया से लगभग 12 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया से लगभग 9.6 बिलियन, जापान से लगभग 7.9 बिलियन और न्यूजीलैंड से कम है हालांकि 0.2 बिलियन। तो ये टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखेगा आज की डेट में हमारी कंट्री का जो आसियान कंट्री और प्लस जो आरसीईपी के बारे में अगर टोटल बोलूं तो लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट इनके साथ में है। तो ऑलरेडी हम लोग इनके साथ में ट्रेड कर घाटे में चल रहे हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग साइन करते हैं जो कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का बेस है, तो हमारी कंट्री और ज्यादा घाटे में आ जाएगी। आखिर घाटे में क्यों आ जाएगी? घाटे में सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो होगा चाइना का एंगल। चाइना का एंगल आज की डेट में आप लोग देखिए, चाइना के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, पर फिर भी चाइना के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कितना है, वो है 53 के करीब है यहां पर, हालांकि 60 हो रखा है आज के डेट में लगभग ये, तो ये 53 के करीब आप लोग लगा के चलिए, तो ये इतना है। पर लेकिन अगर फ्री ट्रेड हम लोग पहुंचा देंगे तो 100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि चाइना का माल हमारी कंट्री में फ्लड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो चाइना के साथ में अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने हैं तो उससे पहले हम लोग को अपनी कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, अपनी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी। तो पहला पॉइंट हो गया अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा हो गया चाइनीज एंगल, तीसरा जो बोला गया यहां पर यह ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया कि ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म को फॉलो करना है। आखिर यह है क्या, इसको समझिए आप लोग। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए चाइना से हम लोग आज की डेट में 100 रुपए का सामान खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है, पर हम लोग चाहते हैं कि चाइना से 100 का सामान ना आए, चाइना से हमारी कंट्री में ओनली 50 रुपए का सामान आए। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 रुपए का सामान जैसे ही चाइना से कंप्लीट हमारी कंट्री में आ जाएगा, ऑटो ट्रिगर यानी कि अपने आप ही यहां पर जो भी चाइना से इसके बाद में जो प्रोडक्ट आएगा उनके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, यानी कि टैरिफ बढ़ जाएगा। फिर चाइना से जो सामान आएगा वो जितना सस्ता अभी आ रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, अब वो यहां पर उतना सस्ता नहीं आएगा, उसके ऊपर टैरिफ लग जाएंगे। यानी कि जितना एक्सेप्ट करना है बस उतना ही एक्सेप्ट करना है, ये नहीं है कि बस भरे ही जा रहे हैं चाइना का माल यहां पर। तो ये ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म के लिए इंडिया ने बोला, तो इसको भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट यहां पर बात की जाए प्रोटेक्शन करना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। आज की डेट में अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री में जो डेयरी प्रोडक्ट है, किसान ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारी कंट्री में कितने सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट खुद हम लोग मार्केट में जब लेकर जाते हैं तो वहां पर मार्केट में उनका अप टू द मार्क प्राइस उनको नहीं मिलता है, और अगर बाहर का प्रोडक्ट यहां पर आएगा तो वो और भी सस्ता होगा, तो किसानों का सामान और भी नहीं खरीदेगा कोई। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा सस्ता होगा, और हमारी कंट्री में जो डेयरी प्रोडक्ट है वो हमारे किसानों के प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। तो मदर डेयरी पे या फिर जो भी है यहाँ पर, ये आप लोगों को जो अमूल वगैरह या फिर जो भी बोलिए आप लोग, यहाँ पर सब जगह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट रखे हुए आप लोग को मिलेंगे। तो क्योंकि जनता तो सस्ता खरीदेगी तो किसानों का प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, तो हमारे किसान जो है और ज्यादा आप लोगों को सुसाइड करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा यार इनका प्रोडक्ट सस्ता क्यों होता है? इनका प्रोडक्ट सस्ता इसलिए होता है, मान लीजिए इनको खेतों में आज की डेट में कोई ज्वार बाजरा गन्ने कोई भी खेती करनी है, तो वहां पर जब उनको खेती करनी है, उनको अगर बीज चाहिए तो बीज मान लीजिए गवर्नमेंट ने फ्री प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अगर बिजली यहां पर यूज कर रहे हैं उसको सिंचाई करने के लिए, उस पर गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोगों को 50% पैसा देना है। इसी के साथ में अगर आगे चलकर हम लोग बात करें इनमें फर्टिलाइजर डालना है, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो फर्टिलाइजर का आप लोगों को आधा पैसा देना है। तो ये अब समझिए कि इनका ना तो बीज में पैसा लगा, ना ही सिंचाई में पैसा लगा, इसी के साथ में ना ही इनका उसको जो खाद वगैरह में पैसा लगा। सारा जो था सब्सिडी किसने दे दी? सारी सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी। अब ये अपने प्रोडक्ट को कितना ही सस्ता मार्केट में बेचेंगे तब भी इनके किसानों को फायदा होगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग। पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा जा सकती, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री, हमारी कंट्री में इतना पैसा नहीं है कि किसानों को इतना पैसा गवर्नमेंट देकर अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर सके। तो इतनी अच्छी हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था नहीं है। तो इसलिए
इसीलिए हमारी कंट्री में अगर उनको प्रोडक्ट आएंगे तो वे काफी ज्यादा सस्ते होंगे और हमारी कंट्री के प्रोडक्ट जो लोगों के हैं वो महंगे होंगे, जिसके चलते हमारी कंट्री में और ज्यादा दिक्कत होती नजर आएगी। तो इसके चलते भी हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, खासकर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनको हम लोगों ने सेव करने की बात की। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था यहां पर वो था लैक ऑफ कंसेंसस ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन। यानी कि रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है? मान लीजिए चाइना से आज के डेट में हम लोग चाइनीज कोई लाइट है या फिर चाइनीज मोमबत्ती है वो अपनी कंट्री में लेकर आते हैं, और वो चाइनीज मोमबत्ती जो है हमारी कंट्री में जो हम लोग लेकर आते हैं, हम लोग उस पर एक तरीके से लेकर नहीं आते, चाइना बेचता है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, हम लोग मान लीजिए चाइना की कोई मोमबत्ती है उस पर हम लोगों ने 100 रुपए का टैरिफ लगा दिया कि अगर चाइना से ये मोमबत्ती आएगी तो 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो चाइना का माल महंगा हो गया तो कम लोग खरीदेंगे, पर लेकिन चाइना का वो माल कहां गया? चाइना का वो माल गया पहले नेपाल में। ठीक है, नेपाल में चाइना ने वो माल बेचा, और नेपाल में चाइना ने वो जो माल बेचा और फिर नेपाल ने हमको वो माल बेचा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट वे में चाइना का माल नेपाल के थ्रू हमारी कंट्री में आ रहा है। अब उसके ऊपर हम लोग टैरिफ नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने ओरिजिन वाला फंडा वो इंप्लीमेंट किया ही नहीं है। अगर ओरिजिन की यहां कहां से ये प्रोडक्ट निकल कर आया, उसका ओरिजिन एक तरीके से यहां पर हम लोग डिफाइन कर पाएंगे, तो हम लोग फिर चाइना का माल चाहे जापान से होकर आए, चाहे भूटान से होकर आए, चाहे सिंगापुर से होकर आए, उसके ऊपर हम लोग टैरिफ लगा पाएंगे, ताकि हमारी कंट्री के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग बचा सकें चाइना के माल से। तो ये सारी चीजें हैं यहां पर, जिनको बहुत सारी कंडीशन थी। इसी के साथ में इंडिया ने बोला था कि जो सर्विस है उसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना है। गुड्स के ऊपर तो हम लोग फोकस दे रहे हैं कि ये माल इधर बेच लो, वो माल उधर बेच लो, पर सर्विसेज को ढंग से फोकस नहीं कर रहे थे। तो इंडिया के द्वारा बोला गया कि सर्विसेज को भी आप लोगों को फोकस देकर चलना है। तो ये कई सारे मुद्दे थे जो यहां पर फोकस में लाए गए। अभी एक और मुद्दा निकल कर आता है, वो ये है कि इंडिया को यहां पर इसको क्यों रिव्यू करना चाहिए। हम लोगों ने बोला कि हम लोग इसका पार्ट नहीं बनेंगे, और हम लोग यहां पर इससे बाहर निकल गए 4 नवंबर 2019 में। बहुत सारे इश्यू थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, वो सारे इश्यू आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो अब हमको इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, या फिर ज्वाइन करना तो बात की बात है, हमको इसको रिव्यू क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में जान लेते हैं। रीजन बोला गया कि इंडिया को रिव्यू करने का लिए, तो यहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक जो बेसिकली स्टेग्नेशन देखने को मिल रहा है, इनके जो रुकावट देखने को मिल रही है। याद होगा आप लोगों को, मैंने इकोनॉमी की जो 11th की एनसीईआरटी आप लोगों की कवर कराई थी, उसमें मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी आप लोगों को, कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो स्टार्टिंग में स्टेग्नेट रही काफी लंबे समय तक, यानी कि रुकी रही, ना तो यहां पर जॉब क्रिएट कर पा रही थी और ना ही चीजें आगे बढ़ पा रही थी। और खासकर एग्रीकल्चर में तो काफी लंबा स्टेग्नेशन हमारी कंट्री में रहा, जो आज तक भी हमारी कंट्री में जितनी जनता एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, उतना ज्यादा आउटपुट हम लोग अपनी एग्रीकल्चर यानी कि खेती से नहीं निकाल पाते हैं। तो कोविड-19 ने वैसे ही सब चीजों की कमर तोड़कर रख दी। तो कोविड-19 के चलते अब कंडीशन ये बन गई है कि हम लोग को कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, हम लोग को सपोर्ट चाहिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हम लोग लेकर चल सके, यानी कि सबको साथ लेकर चल सके, हर एक सेक्टर के ऊपर फोकस दे सके, तो जॉब क्रिएट हम लोग कर पाएंगे, और इसी के साथ में रीजनल सप्लाई चेन हम लोग बढ़ा पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग, ये सारे रीजन है हमारे सामने कि हम लोग अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं अगर हम लोग आरसीईपी के साथ में मिलकर काम करते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ मिलकर काम करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पर, हम लोगों को एक रियल लाइफ में जीना पड़ेगा। ठीक है, तो रियलिज्म की बात यहां पर की गई है। आज की डेट में जो ट्रेड ब्लॉक है यहां पर, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वो लगभग यहां पर 30% जो ग्लोबल इकोनॉमी देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में अगर बात कर लीजिए आप लोग, काफी लार्ज स्केल पर लगभग 2.2 बिलियन के करीब पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि कंप्लीट चाइना की पॉपुलेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन, इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ में हम लोग आज के डेट में रिलेशन नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हम लोग किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर अभी हम लोग यहां पर इसमें हम लोग अपनी एंट्री नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हम लोग को काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि आज की डेट में जरूरत है, तो आज की डेट में हम लोग को इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। तो यानी कि वो नहीं है कि जब इंसान भूखा था तब तो उसको रोटी दी नहीं, तब रोटी दे रहे हैं जब उसको खाने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से तो कंडीशन जो है वो खराब होती नजर आएगी। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी यहां पर कि हम लोग इनको कैसे सुधार सकते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बेसिकली ये बात बोली गई है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात बोली गई, स्ट्रेटेजिक नीड भी है हमारी। आप लोगों को पता है कि क्वाड ग्रुप में हमारी कंट्री के साथ में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है। वही जापान और ऑस्ट्रेलिया आज के डेट में चाइना के साथ में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में है। तो अगर इस तरीके से मिलकर काम करेंगे तो हमारी कंट्री के साथ में कैसे वो मिलकर काम कर पाएंगे। तो अगर आज की डेट में इसके बारे में बात करूं तो ये भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिक भी, यानी कि एक तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, अपने ट्रेड के पॉइंट ऑफ से, कंट्री के रिलेशन के पॉइंट ऑफ से, कल्चर के पॉइंट ऑफ से, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से, कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है ये रीजन। इसके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इसी के साथ में हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पहले हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते थे। लुक ईस्ट पॉलिसी हमारी कंट्री में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है।
हमारी कंट्री में स्टार्टिंग में लुकिस्ट पॉलिसी आई 1992 में। जो लुकिस्ट पॉलिसी थी वो पॉलिसी का बेसिक पर्पज ये था कि हमारी कंट्री में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी कि 1990s में जब यूएसएसआर अलग अलग कंट्री बनकर टूटकर छोटी छोटी कंट्री में डिवाइड हो गया, तो उस टाइम पर हमको एक ऑल्टरनेटिव रास्ता चाहिए था जिसके साथ में हम लोग अच्छा व्यापार कर सकें। तो हम लोगों ने लुक ईस्ट किया, यानी कि हम लोगों ने अपनी कंट्री जो है उसके ईस्ट में देखा, यानी कि हमारी कंट्री हो गई बीचों बीच में, आप लोग देखते हैं। तो हम अपने लोग ईस्ट में जाएंगे तो इधर आप लोगों को म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, यानी कि आसियान कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो लुक ईस्ट का मतलब ये कि आसियान कंट्री की तरफ हम लोगों ने अपनी नजर डाली। पर लेकिन जैसे ही 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम चेंज करके एक्ट ईस्ट कर दिया, यानी कि देख बहुत लिया, अब थोड़ा काम कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इनके साथ मिलकर अपनी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में बात की जा रही थी कि हम लोग इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करेंगे आसियान कंट्री के साथ में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं आसियान कंट्री को, जो कि 10 कंट्री है। तो इंडिया जो था डायलॉग पार्टनर बना था आसियान का 1996 में। इसके बाद में 2002 के करीब में जाकर हम लोगों ने जो समिट लेवल पार्टनरशिप भी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो इसके साथ में फिर हम लोगों ने आगे चीजों को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को 1992 में लॉन्च किया गया था और 2014 में हम लोगों ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट कर दी। तो इसके चलते हम लोगों ने बोला कि अब इकोनॉमिक पॉइंट पर नहीं ओनली हम लोग क्या क्या काम करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट पर भी काम करेंगे, हम लोग कल्चर पॉइंट पर भी काम करेंगे, कनेक्टिविटी पर भी काम करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम करेंगे, यानी कि हर एक स्पेयर में काम करेंगे। और इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग मिलकर काम करेंगे, तो सारी कंट्री मिलकर रहेंगे। तो इनडायरेक्ट वे में बोला गया कि काफी अच्छे से हम लोग एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट होकर काम करेंगे। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को यहां पर क्या बोला गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए भी यहां पर हम लोग को इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए। पर लेकिन कई सारे लोग ये बोलते हैं कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसका कंपटीशन है टीपीपी के साथ में। तो जो ट्रांस पैसिफिक अलायंस है बेसिकली ये एक तरीके से इसके साथ में इसका डायरेक्ट कंपटीशन है। ये जो है बेसिकली है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक का मतलब क्या है, पैसिफिक ओशन के थ्रू जाते हुए पार्टनरशिप। यानी कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बोलूं तो अगर आप लोग मैप को देख पाएंगे और अच्छे से इसको समझ पाएंगे, थोड़ा सा आप लोग इस मैप को देखिए, ठीक है। ये मैप हो गया, अपनी प्यारी कंट्री भी आप लोग यहां पर दिख रही है। अब पैसिफिक ओशन में पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो पैसिफिक ओशन में जैसे आप लोग यहां पर जाएंगे तो ये आप लोग देखते हैं ये हो गया पैसिफिक। तो ट्रांस पैसिफिक का मतलब क्या है, ट्रांस पैसिफिक का मतलब है कि कुछ इस टाइप की कंट्री, यानी कि यहां पर साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, फिलीपीन हो गया, और कुछ इस साइड की कंट्री जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ये मिलकर काम करें, यानी कि पैसिफिक से क्रॉस होकर जाएं। आप लोग इसको समझने के लिए इसको ऐसे खोल लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो ट्रांस पैसिफिक का बेसिक पर्पज क्या है यहां पर कि यहां पर होकर जाना पैसिफिक ओशन से। तो पैसिफिक ओशन हो गया बीचों बीच में, तो इससे होकर जाना, इधर आप लोग व्यापार करना, ठीक है। अब समझिए यहां पर बेसिकली टीपीपी के अंदर 12 कंट्री हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, चिली, पेरू, मेक्सिको, ठीक है। तो ये 5 कंट्री को छोड़कर बाकी सारी की सारी कंट्री यहां पर आरसीईपी में इंक्लूडेड है। यानी कि आरसीईपी के बारे में बात करें, आसियान की कई सारी कंट्री और इसी के साथ में आरसीईपी की कई सारी कंट्री ट्रांस पैसिफिक अलायंस में इंक्लूडेड है। यानी कि ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, जो चिली, पेरू और मेक्सिको, ये सारी कंट्री अगर आपस में व्यापार करती हैं तो ये आराम से चाइना को टैकल करने के लिए चाइना को साइड में फेंक सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसी के साथ में ये जो कंट्री है काफी छोटी छोटी हैं, तो मेन कंट्री यहां पर हो गए। तो यहां पर मेन कंपोनेंट कौन है, चाइना। इसीलिए जो बाकी कंट्री यहां पर आरसीईपी में वो चाहती है इंडिया इसका पार्टनर बने। क्यों, क्योंकि चाइना एक तरीके से आंख दिखाता है इनको, तो कोई उसकी आंख दिखाने को अपोजिट में रिप्लाई करने वाला भी होना चाहिए। यानी कि तुम मुझे आंख दिखाओगे तो मैं भी तुमको आंख दिखाने वाला साथ में लेकर आता हूं। तो ऐसा भी कंट्री को ही होना चाहिए। तो इंडिया को इसीलिए आरसीईपी में लाना चाहते हैं। आरसीईपी में यूएसए भी नहीं है, ठीक है। आरसीईपी को इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड यहां पर निकल जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से समझिए यहां पर कि एक तरीके से कि ये एक क्वाड ग्रुप के जो मेंबर है वो यहां से निकल रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग समझिए कि यहां से अगर ये जाते हैं निकलकर तो यहां पर आरसीईपी का कोई मतलब रह नहीं जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर आरसीईपी में से अगर ये भी निकल जाए यहां पर एक तरीके से ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ये ऑलरेडी टीपीपी में रहेंगे, क्योंकि दोनों के एग्रीमेंट में कई सारी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो एक ही साइड में काम ढंग से हो सकता है। तब समझने वाली बात यहां पर ये होगी कि कौन सा ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसीलिए यहां पर समझ रहा है कि इंडिया को इसमें बोला जा रहा है कि जल्दी से अगर इंडिया आता है तो इसकी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी। तो यही कुछ बातें हैं जिनको यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर राइटर जो है बोल रहे हैं कि आरसीईपी में ऐसा कुछ चेंज ज्यादा हुआ नहीं है कि इंडिया को उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो राइटर का बेसिक ये पर्पज है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों से, क्या रीजन थे विड्रॉ करने का, क्या इंडिया को इसको रिव्यू करना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये डिजिटल नेशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक ट्रू मेजर जो है डिजिटलाइजेशन का, ठीक है, तो वो यहाँ पर तब होगा जब सारे सिटीजन को यहाँ पर एक तरीके से बिना किसी रुकावट के सारी जो डिलीवरी है ऑल सिटीजन तक पहुंचाई जाए। यानी कि जैसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चों तक ये एजुकेशन रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। तो उस तरीके से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, तो तभी यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन को कोई मतलब है। ऐसा थोड़ी ना कि जिसके पास में बस फैसिलिटी है उसी तक ये चीजें मिल पा रही है, सब तक ये फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। तो इसी के तहत यहाँ पर चीजों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बोला जा रहा है कि आज के डेट में अफोर्डेबल स्मार्टफोन है, इंटरनेट एक्सेसिबल है। आज के डेट में सस्ता इंटरनेट हो गया। पहले ऐसा था कि 300-400 रुपए में 1 GB मिलता था पूरे महीने के लिए, अब 1 दिन के लिए मिल रहा है। तो अफोर्डेबल स्मार्टफोन आ गए। पहले ऐसा था जो स्मार्टफोन टच स्क्रीन, कोई सिंगल पर्सन ऐसा होगा जो बटन के यूज कर रहा है आज के डेट में स्मार्टफोन, वरना सब टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो बात की जा रही है वहां पर ये की जा रही है कि आज की डेट में जिस तरीके से सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री में 750 मिलियन के करीब कनेक्शन एस्टिमेट यहां पर लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये समझिए मैक्सिमम लोगों के पास में आज के डेट में स्मार्टफोन है। सिटीजन जो है आज की डेट में, पहले क्या था, छोटे छोटे बिल भी अगर आप लोगों को पे करने हैं तो कईयों घंटे लग जाते थे, उस लाइन में जाकर खड़ा होना पड़ता था बिल पे करने वाली। पर लेकिन आज की डेट में जरा सी देर में आप लोगों के पास में एटीएम, यूपीआई, पेटीएम, पता नहीं क्या क्या है, फोन पे, गूगल पे, ऐसा पे, वैसा पे, ऐसा पता नहीं क्या क्या है। तो आप लोग देखिए इतनी सारी फैसिलिटी आप लोगों के पास में कि आसानी से आप लोग उनको यूज कर अपना टाइम बचा सकते हैं। आखिर फाइनल एक तरीके से जो गोल क्या है वो है टाइम को सेव करना, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यहां पर ये काम कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एजुकेशन और टेलीमेडिसिन। अगर आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं हमारी कंट्री के जो जवान हैं, जो आज की डेट में जो बर्फीले पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, उनको भी यहां पर हम लोग मेडिसिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा पा रहे हैं टेलीमेडिसिन की हेल्प से, अगर कोई दिक्कत वहां पर होती है। ऑनलाइन एजुकेशन आज की डेट में अगर इन कंट्री किसी भी कोने में आप लोग हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। कोविड-19 ने सबको घर में बैठा दिया, पर लेकिन काम नहीं रुका, वर्क फ्रॉम होम चलता रहा काफी सारे लोगों का। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें जो है वो सबके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। वर्क फ्रॉम होम कुछ ही लोग कर पा रहे हैं, जिनको सब्जी बेचनी है बाहर जाकर, वो वर्क फ्रॉम होम क्या करेंगे, ठीक है। एक तरीके से ऐसा समझिए, ठीक है। मजदूर है, कोई मजदूरी करता है बाहर जाकर, वर्क फ्रॉम होम क्या करेगा, अपने ही घर में मजदूरी करेगा। तो ये सारी चीजें सबके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती है। तो ये प्रीमेच्योर होगा, यानी कि अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारी कंट्री जो है वो डिजिटल, जो एक तरीके से हमारी कंट्री में जो डिजिटल है वो वे ऑफ लाइफ बन चुका है, यानी कि एक तरीके से बिना डिजिटल के हमारी कंट्री नहीं चलेगी। तो ये अभी जो टर्म यूज की गई हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बेंगलुरु के अंदर टेक समिट हुई, उनके द्वारा बोला गया है कि हमारी कंट्री में जो डिजिटल है वो वे ऑफ लाइफ बन चुका है, ठीक है। तो वे ऑफ लाइफ बोलना इसको अभी सही नहीं होगा, क्योंकि बिना डिजिटल के बहुत सारी ऐसी कंट्री के जो लोग हैं जो आज के डेट में इसके साथ में कनेक्ट नहीं है, जिनकी लाइफ जो है बिना डिजिटल के आज के डेट में चल रही है। तो वो चीजें आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो वे ऑफ लाइफ बोलना अभी किसी हद तक सही नहीं है। अगर ट्रू मेजरमेंट के बारे में आप लोग बात करें यहां पर, तो उसके बारे में ये बोला गया कि तब आप लोग इसको बोल सकते हैं अगर हम लोग सिटीजन को सारी चीजें प्रोवाइड करा पाते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिजिटल आप लोग तभी बोलेगा जब हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी जो है वो सबके लिए अवेलेबल होगी, पार्टिसिपेटरी एक तरीके से पब्लिक सिस्टम होगा, और सिटीजन जो है उनके लिए एक तरीके से ट्रस्ट वर्दी भी रहेगा। यहां पर आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। आज की डेट में भी जब तक वो अपना पैसा अपने हाथ में लेकर न आ जाएं, तब तक उनको चीजें जो हैं वो अच्छे से फील नहीं होती हैं। यानी कि आज की डेट में भी लोग उस लेवल पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है इसको अचीव करना, डिजिटल वेलफेयर को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, हालांकि इसने काम किया, ऐसी बात नहीं है काम नहीं किया, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर हो गए, ठीक है, एडवाइस हो गए एग्रीकल्चर, जो खासकर एग्रीकल्चरिस्ट जो ऑनलाइन एडवाइस प्रोवाइड करा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट हो गया आज के डेट में जो भी ऑनलाइन पेमेंट आप लोग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर कई सारी और भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके बारे में अगर आप लोग देखेगा तो यहां पर एक तरीके से इवन जो लीगल एडवाइस है ऑनलाइन आज के डेट में, खासकर टेली लॉ स्कीम के तहत यहां पर लोगों को प्रोवाइड कराएगी कि किस किस ने यहां पर आज के डेट में जो लॉयर से रिलेटेड या फिर लॉ से रिलेटेड या फिर कोई लीगल एडवाइस लेनी है कानून से रिलेटेड, उनको प्रोवाइड कराएगी हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर लॉ के थ्रू। तो यानी कहने का मतलब यह कि काम तो हो रहा है, पर लेकिन आप लोग उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ये बस यही काफी है, यही सब कुछ हो रहा है। अभी उसमें काफी कमी है, उसमें बहुत कुछ करना अभी आप लोग का बाकी है। नेक्स्ट जो बात यहां पर बोली गई रिप्रेजेंट, एक तरीके से बोला गया रिप्रेजेंट ए वेलकम एडवांस। अगर आप लोग इन सब चीजों को प्रॉपर वे में आप लोग लेकर चलेगा, अभी आप लोग इसको बोल सकते हैं कि ये वेलकम है, कि आप लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि रोड सेफ्टी में सॉरी
रोड सेफ्टी में हर साल जो है लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जाती है। तो 1.5 लाख लगभग 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख के करीब जान जाती है। तो अगर कोई डिजिटल सिस्टम को यूज करके आप लोग इनकी जान बचा लें तो वो होगा रियलिटी में असली डिजिटल सिस्टम। तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि वे ऑफ लाइफ बन चुके हैं, तो ऑन गोइंग पेंडेमिक में हम लोगों ने बोला कि हेल्थ और एजुकेशन को ऑनलाइन कर देते हैं, पर लेकिन इसका फेलियर जो है वो हमारे सामने निकल कर आया कि हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करें तो हम लोग कैपेबल नहीं है पेंडेमिक को झेलने में, हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था, अगर हेल्थ के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में सक्सेसिव गवर्नमेंट, चाहे यूपीए चली गई चाहे कोई और गवर्नमेंट आगे चली गई, उसने भी आज तक कोई ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया है। यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक अचीव होना चाहिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीजें हैं जो हर एक पर्सन को मिलनी चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस पर मिलनी चाहिए। जिनके जो खरीद नहीं पाते हैं उनको फ्री मिलनी चाहिए, वरना अफोर्डेबल तो सबको मिलनी चाहिए, जितना जिनका एक तरीके से हैसियत हो पे करने की उतना वो पे कर कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। और कम से कम हेल्थ तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या कर लोगे फिर अब आप लोग। तो अचीव करना है बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बोला गया था 2022 तक, प्लानिंग कमीशन के द्वारा भी कुछ ऐसी बातें 10 को पहले बोली गई थी, पर लेकिन अब तक इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब जाकर आयुष्मान भारत मिशन लाया गया, डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह के बारे में बात की गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं पर लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। पहले छोटे छोटे स्टेप बनाइए और उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। जैसे आज की डेट में आप लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी करें नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर मेंस की तैयारी करें इस साल के लिए, या फिर आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग पूरा एक टारगेट बनाने के बाद में उनको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कीजिए। छोटे छोटे काम अगर आप लोग छोटे छोटे टारगेट में करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग इसको अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर एक साथ सोचेंगे कि हाँ मांझी बैठ गया कि एक दिन में पहाड़ तोड़ा, एक दिन में थोड़ी ना तोड़ा, बंदे को सालों लग गए पहाड़ तोड़ने में, तो आप लोग भी इस तरीके से उसको समझिए कि डेली एक पत्थर उठाना है तो कम से कम एक चीज घटेगी, डेली ये काम करना है। तो इस तरीके से, पर लेकिन जो एक बार सोच लेना ये काम करना है डेली, उसको काम करके ही सोइए। आप लोगों को शाम को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, उसकी जैसी खुशी किसी चीज के साथ में और नहीं मिलेगी, ये बात की मैं गारंटी देता हूं। तो इस तरीके से आप लोग रखिए। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा नहीं है कि एक बार में बोल दिया ये करना है वो करना है, छोटे छोटे गोल को इंप्लीमेंट कीजिए और उनको अच्छे से अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से तो मीडियम टर्म गोल भी आप लोग रखिए, ठीक है। इमीडिएट टास्क क्या क्या है, अभी तो आप लोग देखेगा कि दवाई आनी है कोविड-19 की और सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि जनता जो है काफी परेशान है। और सबसे पहले अगर कोई चीज आप लोग डिजिटली अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट कीजिए, अपने आप से इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते थे ना कि सबसे पहले मैं ये देखना चाहता था कि मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे परिवार का जो लोग हैं, वो भूखे रह सकते हैं नहीं। अगर वो भूखे रह सकते हैं तो फिर मैं सबको बोल सकता हूं कि आप लोग भी फास्ट कर सकते हैं। तो वो सारी बातें यहां पर आप लोग समझिएगा, तो वो जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो वो चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो वही बातें बेसिकली यहां पर समझाने की कोशिश की गई कि चीजें ऐसी नहीं है कि आप लोग वे ऑफ लाइफ बोलने लगे अभी से कि हाँ बिना इसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो नहीं है। बहुत सारी जनता आज भी ऐसी है कि जिनके घर में लाइट भी नहीं है, तो उसके बारे में आप लोग क्या करिएगा, उसको क्या डिजिटल, उसके लिए डिजिटल को कोई मतलब रहेगा जहां लाइट ही नहीं है, तो पहले लाइट पहुंचाइए, उसके बाद में डिजिटल इंडिया की बात कीजिएगा। तो बहुत सारी ऐसे मुद्दे जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाई गई हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं, टाइम यूज सर्वे के बारे में बात की जा रही है। टाइम यूज सर्वे ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में भी, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। टाइम यूज सर्वे जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग लॉस्ट करते हुए जा रहे हैं, या फिर लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की तरीके से इसको बोला जा रहा है। रीजन क्या है, पहले आप लोग टाइम यूज सर्वे के बारे में समझिए। TUS बोला जाएगा इसको पूरे आर्टिकल के अंदर में। टाइम यूज सर्वे का मतलब यहां पर यह है, आज की डेट में अगर हमारी कंट्री में कोई सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, तो उसमें वेरियस स्टेक होल्डर को लेकर चलना है। मतलब क्या इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर कोई सर्वे हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं तो हम लोग को मेजर करना है कि अमाउंट ऑफ टाइम पीपल, यानी कि लोग जो है अपना कितना टाइम खर्च करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में। यानी कि मान लीजिए हमारे पिताजी जो है वो बाहर काम करते हैं, कोई पेड वर्क करते हैं, माताजी जो है घर में जो है अनपेड वर्क करती हैं, या फिर कोई केयर की एक्टिविटी करती है घर में, जैसे खाना बनाना वो सब चीजें, तो उसमें कहां कहां पर कितना कितना टाइम खर्च होता है। यानी कि अगर आज के टाइम हम लोग को पता होगा कि एक महिला अपना पूरे दिन में इतना टाइम जो है यहां पर लगाती है, और एक जो मेल है यानी कि एक पुरुष जो है अपना पूरा टाइम यहां पर लगाता है, तो फिर हम लोग उनके लिए पॉलिसी अच्छे से बना पाएंगे, और पॉलिसी अच्छे से बना पाएंगे तो फिर हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो टाइम यूज सर्वे का जो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण यहां पर लिया गया है वो लिया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर अचीव करना चाहते हैं आप लोग, तो टाइम यूज सर्वे को इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये आर्टिकल काफी बार जिक्र करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल 5 है। गोल 5 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में, यानी कि जो भेदभाव होता है बेसिकली लड़का और लड़की के अंदर सोसाइटी में, वो नहीं होना चाहिए। तो इक्वलिटी यहां पर होनी चाहिए, पर लेकिन ये बोलने में अच्छा लगता है नहीं होना चाहिए, पर लेकिन रियलिटी में तो हर एक घर में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पहले समझिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको NSO आप लोग बोलते हैं, जो कि एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की, उसके द्वारा कंडक्ट किया गया फर्स्ट टाइम टाइम यूज सर्वे TUS जिसको बोला गया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2019 में।
तो ये जो सर्वे था यहां पर हमारी कंट्री में जो कंडक्ट कराया गया, तो यहां पर इसको बिल्कुल अलग पैटर्न में फॉलो किया गया। नॉर्मल सर्वे जो हमारी कंट्री में कंडक्ट कराया जाता था, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। ये 1950 से लेकर सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन हमारी कंट्री की देखने के लिए। पर लेकिन अभी जो टाइम ये बोला गया टाइम यूज सर्वे, यानी कि कितना टाइम कौन कौन कहां पर यूज कर रहा है, वो सर्वे जो निकल कर आया तो उसमें हम लोगों ने सारी चीजें देखी। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पेड वर्क कितना कर रहा है, केयर एक्टिविटी में कितना कर रहा है, अनपेड वर्क कितना चल रहा है, तो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। तो बेसिक एम क्या था, एम ये इसका ये था कि हम लोग मेजर कर सके कि मेल फीमेल यानी कि पुरुष और महिला या फिर दोनों मिलकर टोटल कितना पेड और कितना अनपेड वर्क करते हैं, यानी कि कहां पर उनको पैसा मिलता है और कहां पर उनको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलूं आप लोगों को मेरे हाथ जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, आप लोग पीपीटी बनाकर दो। ठीक है, तो कई सारे बच्चे अगर पीपीटी बनाकर दे रहे हैं पर मैं उनको बोलूं कि मैं अभी आप लोगों को पैसा पे नहीं कर पाऊंगा, इतना मेरा जो अकाउंट बैलेंस नहीं है कि मैं आप लोगों को अभी इस लेवल पर पैसे पे कर पाऊं। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हम फ्री में बना के दे देते हैं। ठीक है, पर लेकिन टाइम तो आप लोगों ने दिया ना, तो टाइम की इंपॉर्टेंस है यहां पर। बेसिकली वो टाइम जो आप लोगों ने मुझे दिया है वो टाइम मैं आप लोगों का पेड नहीं कर पाया, तो एक तरीके से वो एक अलग चीज है, पर लेकिन आप लोगों ने टाइम दिया है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो बिल्कुल इसे इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये लेक्चर में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसी लेक्चर को कितने भी पैसों में बेचा जा सकता है, पर लेकिन इसी लेक्चर को मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेक्चर फ्री में है। इस लेक्चर की वैल्यू मैंने फ्री की है, रियलिटी में फ्री में नहीं है, रियलिटी में मैंने इसमें अपना टाइम दिया है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझिए। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग पीपीटी मुझे फ्री में दे रहे हैं, पर लेकिन वो पीपीटी फ्री में नहीं है, रियलिटी में आप लोगों ने अपना टाइम उसमें लगाया, तो टाइम लगा हुआ है उसमें। तो इस तरीके से पेड और अनपेड वाली बात हो गई, ना कि टाइम नहीं लगाया वो वाली बात होगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कहां कहां पर पेड वर्क है, कहां कहां पर अनपेड वर्क है, और कहां कहां पर हम लोग चेक कर पाएंगे पॉवर्टी, जेंडर इक्विटी और ह्यूमन डेवलपमेंट जो हम लोग देख पाएंगे, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यानी कि चीजों को ऊपर से देखना और चीजों को अंदर घुसकर देखने वाली बात यहां पर की जा रही है। अगर सर्वे के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अनपेड जो केयर गिविंग जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि कई सारे वॉलंटियर काम करते हैं। ठीक है, कि जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि हम लोग एक वॉलंटियर ग्रुप बनाते हैं, एसएलवी के नाम से हम लोग बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि हाँ हम लोग क्या करेंगे, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे उनको इकट्ठा करेंगे, उनको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी सर्दी आ रही है तो जिसके घर में भी जैसे कोई एक ऊनी कपड़े हैं या फिर कोई गर्म कपड़े या फिर कोई दूसरे आप लोगों को लगे जूते वगैरह ऐसे हैं कि आप लोग उनको यूज नहीं करें, काफी लंबे समय से पड़े हुए हैं, सॉक्स वगैरह है, कैप लगाने वाली सर पे है, तो इनको आप लोग क्या करिए इकट्ठा करते हैं हम लोग और झुग्गी झोपड़ी में ले जाकर इनको बांटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कि आप लोगों के पास में है पर आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं कई सालों से, या फिर आप लोग के कपड़े जो थे आप लोग यूज करते हो छोटे हो गए हैं, तो वॉलंटियर वर्क हो गया एक तरीके से। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, अनपेड डोमेस्टिक सर्विस, हमारी माता जी हमारी मम्मी बहन जो घर पे काम करती है, तो वो एक तरीके से हो गया, ये डोमेस्टिक वर्क हो गया। हाउस होल्ड मेंबर जो बेसिकली करते हैं उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ वो अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, बस एक तरीके से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, पर लेकिन रियलिटी में हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि अनपेड वर्क को कम कर रहे हैं ताकि एक तरीके से उनका भी कोई ना कोई रिवेन्यू सोर्स बन सके। तो इस तरीके से ये प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन यहां पर। लर्निंग एक तरीके से सोशलाइज, एक तरीके से लीजर एक्टिविटीज क्या है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो टाइम स्पेंड कहां कहां पर कर रहे हैं हाउस होल्ड मेंबर, यानी कि आप लोगों को मैं बोलूं आप लोग अपना खाना पीना नहाना धोना सारे काम आप लोग अपने कर रहे हैं, एक्सरसाइज करना, थोड़ा अपना ध्यान रखना, वो सारी चीजें उनमें कोई ना कोई टाइम आप लोग लगा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में बोलूं तो यहां पर एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अपना टाइम कितना इफेक्टिवली हम लोग यूज कर रहे हैं और उस टाइम को यूज करने का हमको पैसा कितना मिल रहा है, कि हम लोग कोई रिवेन्यू से जनरेट कर पा रहे हैं। एवरेज टाइम अगर आप लोग देखिए जो इंडियन वुमेन है 19.5% जो उसका टाइम रहता है टोटल 24 आवर का, तो वो इंगेज रहती है अनपेड डोमेस्टिक वर्क के अंदर में, यानी कि केयर गिविंग सर्विस, यानी कि सुबह को उठ के झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, काम कर दिया, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है यहां पर, तो ये अनपेड एक्टिविटीज हो गई। तो मैक्सिमम जो वुमेन है हमारी कंट्री में ये आप लोगों को अनपेड एक्टिविटीज में यहां पर संलिप्त होती पाई जाएंगी, यानी कि अनपेड काम करती हुई मिलेंगी। जबकि अगर मेल के बारे में बात करें तो मेल ओनली पूरे दिन में से 2.5% ही, यानी कि 24 घंटे में से ओनली 2.5% जो एक तरीके से टाइम है वो अनपेड में देता है, जबकि यहां पर लगभग 20% के करीब अनपेड में यहां पर ये देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल में जो अनपेड एक्टिविटी का डिफरेंस है वो एक ह्यूज डिफरेंस है यहां पर। तो इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश की गई है। एवरी अदर ग्रुप अगर एक्टिविटी के बारे में बात करें जैसे इंप्लॉयमेंट, लर्निंग, सोशलाइजिंग, लीजर, सेल्फ केयर एक्टिविटी, स्लीपिंग, ईटिंग, जो मैन जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, यानी कि अपने ऊपर ज्यादा स्पेंड करता है टाइम मैन एज कंपेयर टू वुमेन। वुमेन क्या करती है, फैमिली के ऊपर ज्यादा स्पेंड टाइम करती है। इसीलिए आप लोगों ने एक लाइन भी सुनी होगी कि अगर एक मेल पर्सन घर में पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब वो खुद पढ़ा लिखा है, पर लेकिन अगर एक फीमेल पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब है कि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। ठीक है, तो मैक्सिमम
बच्चों के साथ में कनेक्टिविटी जो रहती है फीमेल की मां के ज्यादा करीब होते हैं बच्चे, आप लोगों ने कई बार देखा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी जो है वो कटप्पा है, करूर सिंह है, ठीक है। तो पिताजी भी पूरी अपनी जो बेसिकली एक तरीके से सर्विस है प्रोवाइड कराते हैं। बस ये कि माता जो है वो घर में रहती है, 24 घंटे साथ में काम करती है, साथ में उनको खाने पीने का ध्यान रखती है, और पापा जो है वो घर से बाहर जाकर काम करते हैं। तो वो एक अलग है, पर लेकिन रोल दोनों का इक्वल है, ठीक है। पर यहां पर ये समझाने की कोशिश की गई कि कौन ज्यादा पेड वर्क करता है और कौन ज्यादा अनपेड वर्क करता है, तो उन दोनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश यहां पर की गई है। ये जो नेक्स्ट लाइन है ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये काफी एक अजीब सी स्टेटमेंट मुझे लगी। यहां पर ये बोला गया कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है एज और अमाउंट ऑफ टाइम जो स्पेंड किया जाता है वुमेन के द्वारा हाउस होल्ड में, और इसी के साथ में जो मेल के द्वारा जो खर्च किया जाता है हाउस होल्ड में, वो एक तरीके से अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें जैसे कि एज और अमाउंट ऑफ टाइम, तो जैसे जैसे अगर वुमेन की बात करेंगे, जैसे एक औरत है जो घर में काम करती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 60 साल से अगर ऊपर चली गई वो महिला, तो उसका काम का जो एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट था घर के अंदर वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों की शादी हो जाएंगी, बहू वगैरह आ जाएंगी घर में, तो वो वाला काम ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ में जो मेल है उसका काम बढ़ जाएगा। पहले घर से बाहर काम करता है, लेकिन अब घर पे आकर जब यहां पर जो एज है वो बढ़ गई है, तो उसके बाद में घर के काम में भी हाथ बटाना स्टार्ट करेगा। यानी कि जो फीमेल है वो एक तरीके से अपने जो जवानी में करती है, जो मेल है वो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में करता है, फिर घर के काम करता हुआ नजर आता है कि सब्जी वगैरह ले आया, घर में ये काम कर दिया, वो कर दिया। तो ये मेल जो है वो बुढ़ापे में करता है एक तरीके से काम, जो फीमेल जो है वो स्टार्टिंग से ही कर रही होती है। तो फीमेल का जो बुढ़ापा है वो थोड़ा रिलैक्स रहता है एज कंपेयर टू जो मेल का बुढ़ापा है, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है बुढ़ापे में। तो ये बातें यहां पर एक एनालिसिस में सामने निकल कर आई है, ठीक है। और ये चीजें आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं आसानी से। अगर एक वुमेन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो 60 साल से ऊपर अगर बात करिए तो डोमेस्टिक वर्क का जो बर्डन है वो काफी कम हो जाता है। पर लेकिन अगर मेल के ऊपर आप लोग बात करिए तो उसके ऊपर डोमेस्टिक वर्क का जो 60 से ऊपर जाता है, जिसे रिटायर होता है, तो बढ़ जाता है कि सब्जी लेकर आनी है, दूध लेकर आना है, बच्चों के लिए ये करना है, घर का बिल भरना है, वो सब चीजें, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये बढ़ जाता है। तो इस तरीके से यानी कि ये अपोजिट रिलेशनशिप आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है टाइम और वर्क में, एज कंपेयर टाइम और एज में, एज कंपेयर टू मेल और फीमेल के, ठीक है। तो यानी कि औरत और जो मर्द में डिफरेंस ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये आप लोग इसको यस बोलते हैं फिर नो बोलते हैं, आप लोग खुद बताइए आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है इसको लेकर। टोटल परसेंटेज जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो 2% ऑफ द पर्सन जो आज के डेट में हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर एम्प्लॉयड है। यानी कि आप लोग अगर देखें टोटल जो जनता है, आप लोग घर में सारे लोग देखे कितने हैं, उनमें से कितने लोग काम करते हैं, 1 या 2 होगा कमाने वाला मुश्किल से, ठीक है। 50% तो महिला को निकाल दीजिए आज के डेट में हमारी कंट्री में, जिनको एक तरीके से प्रॉपर वे में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। इसी के साथ में जो बच्चे हुए घर में जितने मेंबर उनमें से 1-2 आप लोग काम करता हुआ नजर आएगा। तो जो पॉपुलेशन काम कर रही है उसमें से जो मेल और फीमेल में आप लोग देखेगा 57.3 के करीब परसेंट जो मेल हैं वो इंगेज है एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में, ठीक है। पर लेकिन 18.4 ओनली महिला है जो कि यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वरना वो अनपेड वर्क करती हुई आप लोग को नजर आएगी। तो ये काफी खतरनाक एक बात आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी बड़ी जल्दी पूछता है। ये ऐसी स्टेटमेंट, गांव वाले एरिया में कौन ज्यादा काम करता है, मेल ज्यादा काम करती है, फीमेल ज्यादा काम करते हैं, या फिर रिलेटिवली अगर पूछे कि गांव वाले एरिया में महिला ज्यादा काम करती है, सिटी में महिला ज्यादा काम करती है, तो ये भी स्टेटमेंट बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जा सकती है। बोला जा रहा है कि स्टडी के हिसाब से अगर बात करिए आप लोग, जो महिला होती है वो गांव में ज्यादा काम करती है, लगभग 19.2% एज कंपेयर टू 16.7% ओनली सिटीज में महिला काम करती है। यानी कि महिला जो है गांव में ज्यादा काम करती है एज कंपेयर टू सिटी में, क्योंकि गांव में बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी काम हो गए, कई बार खेतों में भी काम करने पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। पर लेकिन गेनफुल इंप्लॉयमेंट के बारे में बात करें कि रियलिटी में जो सही तरीके से इंप्लॉयमेंट कर रहा है उसमें मेल की एंगेजमेंट काफी है, उसमें एज कंपेयर टू इसमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, मेल जो है वो सिटी में ज्यादा देखने को मिलेगा 15.98 कंपेयर टू 59.8 लगभग 56 के कंपेयर में, ठीक है। यानी कि जो मेल है वो जो सिटीज में ज्यादा काम करते हैं एज कंपेयर टू अगर गांव वाले एरिया में बात करें, पर लेकिन फीमेल जो है गांव वाले एरिया में काम ज्यादा करती है एज कंपेयर टू सिटी में अगर बात करें। तो यहां भी इनवर्स रिलेशनशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। अनपेड डोमेस्टिक वर्कर में 53.2% के करीब जो पार्टिसिपेशन है, जो सर्वे बताते हैं यहां पर, अनपेड हाउस होल्ड मेंबर में आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, इसमें प्रपोर्शन जो फीमेल का जो है वो 81.2 है कंपेयर टू मेल का 26.1 है ओनली, ठीक है। तो बहुत कम लड़के आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो घर के काम करते हुए नजर आते हैं कि खाना बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरीके से जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो फाइनल यूज है यहाँ पर 1% जो कंट्री में आप लोगों को जो लोग हैं वो प्रॉपर एक तरीके से जो प्रोडक्ट गुड के बारे में बात करेंगे, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ रियलिटी में, तो वो 1% आप लोगों को नजर आएंगे। तो प्रपोर्शन ऑफ द मेल 14.3 है, जबकि 20% फीमेल आप लोगों को इसमें प्रोडक्टिविटी के
काम करती हुई नजर आएगी। यानी कि एक तरीके से मैक्सिमम लोग जो रहते हैं उन कामों में इंगेज रहते हैं जिनको कोई काउंट नहीं करता है। तो ये मैंने आप लोगों को जो बताया, ये सारी चीजें किसके द्वारा बताई गई है? ये टाइम यूज सर्वे के द्वारा बताई गई है। तो टाइम यूज सर्वे ने तो अपना काम कर दिया, कहीं पर भी ये चीजें आर्टिकल में नहीं है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। ये अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के सामने टाइम यूज सर्वे को लेकर। अब आर्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। आर्टिकल में क्या बताता है? आर्टिकल ये बोलते हैं कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, गैप है काफी बड़ा इंडिया के अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.4 को लेकर। 5.4 जो है यहां पर ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है। और जेंडर इक्वलिटी में जब हम लोग बोलते हैं मेल और फीमेल, यानी कि लड़का ज्यादा काम करता है लड़की, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजोल्यूशन है वो डिफाइन करता है वर्क को, तो उसमें काफी गैप नजर आएगा। यानी कि हमारी कंट्री में जो काम हो रहा है और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो काम चल रहे हैं उनमें जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा है। टाइम यूज सर्वे जो है, जिसको TUS के नाम से आप लोग जानते हैं, वो फ्रेमवर्क करता है एक तरीके से कि किस तरीके से चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है, पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज को लेकर। अगर डेटा कलेक्शन के बारे में बात करें, बेसिकली टाइम यूज सर्वे जो है वो नॉर्मल अदर डे या फिर वन डे 24 आवर में यहां पर 4 बजे से लेके यहां पर 4 AM से लेके 4 AM तक, यानी कि पूरे 24 घंटे के अंदर कोई पर्टिकुलर पर्सन कहां पर क्या क्या काम कर रहा है उसको बेसिकली देखा जाता है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए और अगर वर्ल्ड में देखिएगा तो डिफरेंस है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर एक तरीके से डेवलप कंट्री है वहां पर लोग जो है पढ़े लिखे हैं, तो वो 15-20 मिनट में 15-10 मिनट में अगर वहां पर सर्वे किया गया तो उन्होंने अपने आप बताते रहे कि हम लोग अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं 15-15 10-10 मिनट के स्लॉट पर। तो उन्होंने सारी डेटा अपने आप बता दिया कि भैया आप घर का काम कर रहे हैं, अब खेत का काम कर रहे हैं, अब हम लोग बिल पे करने जा रहे हैं, अब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं। तो 24 घंटे अगर सर्वे किया गया पर्टिकुलर एरिया में तो उन्होंने अपने आप इंफॉर्मेशन दे दी 10-10 15-15 मिनट के गैप पर हमारी कंट्री में लोग कम पढ़े लिखे हैं तो अपने आप तो इंफॉर्मेशन कोई देगा नहीं, तो उनके लिए अलग से डायरी बनानी पड़ी और जाकर प्रॉपर उनके इंटरव्यू देने पड़े कि अभी 30 मिनट में आप लोगों ने क्या किया, आगे आने वाले 30 मिनट में आप लोग क्या करने वाले हैं। तो फेस टू फेस यहां पर बेसिकली उनसे पूछा गया जाकर, तो यहां पर लोगों ने अपने आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, जल्दी से जल्दी डिजिटली चीजें हो गई और यहां पर मैन्युअली जाकर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ी। तो कौन कितना सच बोल रहा है वो तो एक अलग बात होगी, पर लेकिन फिर भी अगर यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर हमारी कंट्री में लो लिटरेसी की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन अगर आप लोग देखिए टाइम यूज सर्वे स्टैटिस्टिक्स का, यूनियन अगर बात करें यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स जो डिवीजन है उसके हिसाब से, उसमें भी हमारी कंट्री में काफी बड़ा डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यानी कि हमारी कंट्री में जो टाइम यूज सर्वे को लिया जाता है एक तरीके से वो काफी ज्यादा अलग तरीके से एज कंपेयर टू अगर दूसरी कंट्री में लिया जाता है। अगर बात करें टाइम यूज सर्वे ग्लोबली, यहां पर ये बेसिकली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की बात करता है 2030 तक, पर लेकिन हमारी कंट्री में टाइम यूज सर्वे ही ढंग से कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। यानी कि जिस सर्वे के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि 2030 तक हम लोग ये चीजें अचीव कर लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सारे अचीव कर लेंगे, जो आप लोग यहां पर दिख रहा है कि गरीबी मिटा देंगे, भुखमरी मिटा देंगे, अच्छी हेल्थ देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, जेंडर इक्वलिटी हम लोग खत्म एक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, जेंडर इनइक्वलिटी हटा देंगे। तो ये सारी चीजें जिस सर्वे के ऊपर टिकी हुई है टाइम यूज सर्वे, वो सर्वे ही हमारी कंट्री में ढंग से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो यानी कि 19th इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स ऑन स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट और लेबर जो अंडर यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं इंटर लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2013 में, तो उसके हिसाब से बात करें हमारी कंट्री में चीजों को ढंग से इकट्ठा किया ही नहीं जा रहा है। टाइम यूज जो डेटा है वो बहुत बात करता है कि इंप्लीमेंट नॉट ओनली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4.4 ऑन अनपेड वर्क, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पेड वर्क कर रहा है उसको तो काउंट कर लिया, अनपेड वर्क हमारी कंट्री में कोई काउंट ही नहीं करता है, उसके बारे में आप लोग क्या बात करिएगा। हमारी कंट्री में इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर, यानी कि उनके बारे में कौन क्या बात करेगा। तो यानी कि एक तरीके से इंप्लीमेंट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 से लेकर 10 तक, ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी आसानी से। कौन सा है 1 से लेकर 10 तक आप लोग देख लीजिए एक बार। यहां पर हो गया पॉवर्टी को हटाना, भुखमरी को हटाना, अच्छी हेल्थ देना, क्वालिटी एजुकेशन देना, इक्वलिटी को इंप्लीमेंट करना, क्लीन वाटर सैनिटेशन के बारे में बात की जा रही है, अफोर्डेबल लैंड क्लीन एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क प्लेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ट्रिपल-I, इसी के साथ में रिक्वायर्ड जो इनइक्वलिटी है उस रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो ये सारे 10 पॉइंट अगर आप लोग देखेगा, ये सारे 10 पॉइंट यहां पर टाइम यूज सर्वे से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर टाइम यूज सर्वे हम लोग ढंग से इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5.4 बोलते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेजरिंग है यहां पर अनपेड डोमेस्टिक वर्कर, अनपेड केयर जो हमारी कंट्री में काफी ज्यादा देखने को मिलती है, हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। तो रिड्यूस करने अगर अनपेड तो हम लोग पहले इनको काउंट करिएगा। तो पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर इसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि इंडिया के अंदर इनएडिक्वेट है, यानी कि हम लोग ढंग से उसको इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और ढंग से प्रोवाइड भी नहीं करा पा रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात करें अकाउंटिंग जो रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन के लिए, तो यहां पर सबसे पहले बोला गया हाउस होल्ड जो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक सर्विस हो गई, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग देखिए यहां पर व्हीकल यूज किसके
द्वारा कौन कौन से किए जा रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या क्या सामान हम लोग यूज कर रहे हैं, वेज क्या है यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन के अंदर, वो सारे डेटा हमारी कंट्री में अप टू द मार्क देखने को मिलेंगे, इकट्ठे ढंग से नहीं किया जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट तो यह है कि नो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कोई डेटा कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें कि जेंडर बेस पर, यानी कि लड़के के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आती है और लड़की के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आती है, हमारी कंट्री में प्रॉपर्टी का जब नाम लेते हैं तो वो लड़के के साथ में जुड़ता है, ना कि लड़के के साथ में। तो ये भी आप लोगों को एक काफी बड़ा डिफरेंस यहां पर नजर आ जाएगा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजोल्यूशन है वो यहां पर ये बोलता है कि ए न्यू डेफिनेशन ऑफ वर्क, न्यू फॉर्म ऑफ वर्क और न्यू लेबर फोर्स स्टेटस क्लासिफिकेशन उसमें किया गया। तो उसके द्वारा जो वर्क को डिफाइन किया गया कि काम क्या है बेसिकली, तो उसके द्वारा ये बोला गया एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय पर्सन ऑफ एनी सेक्स और एंड एज, ये किसी भी सेक्स या फिर किसी भी एज यानी कि मेल या फीमेल या किसी भी एज का पर्सन अगर कोई प्रोड्यूस करता है गुड्स, यानी कोई ऐसा काम करता है जिससे कोई गुड प्रोड्यूस होता है, फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, या फिर किसी अपने यूज के लिए दूसरे के यूज के लिए, तो वो वर्क है। यानी कि अगर कोई मेल या फीमेल या फिर कोई भी पर्टिकुलर एज का कोई पर्सन अपने लिए या फिर दूसरों के लिए कोई काम करता है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कराता है तो उसको वर्क बोलेंगे। तो ये वर्क की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। और वर्क को इसके द्वारा कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंप्लॉयमेंट होगा, जो लोग एक तरीके से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, पे करेंगे, प्रॉफिट या फिर बार्टर सिस्टम जैसे भी करें। इसी के साथ में प्रोटेक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस होगा, ठीक है। नेक्स्ट अनपेड जो ट्रेनी वर्कर, यानी कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को ट्रेन करना है पर लेकिन कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है, इस तरीके से। वॉलंटियर वर्क, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं आसपास वाले एरिया में अगर आप लोगों के पास में कुछ फटे पुराने कपड़े जो भी हैं आप लोग यूज नहीं करते हैं, उन लोगों को दीजिए जिनके पास में बिल्कुल भी नहीं है। या फिर दूसरे वर्क जो कंपलसरी परफॉर्म किए जाते हैं, पे भी मिलती है सर्विस, तो उस तरीके से वो सारे वर्क को यहां पर इंक्लूड किया गया है। अनपेड डोमेस्टिक सर्विस या अनपेड केयर जो है वो अब रिकॉग्नाइज की गई है पहली बार यहां पर एज ए वर्क, फर्स्ट टाइम। अब से पहले यहां पर इसको वर्क की तरीके से देखते ही नहीं थे, हम लोग उसको वर्क ही नहीं मानते थे, पर अब उसको वर्क की तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जो रिजोल्यूशन है कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड विदाउट एनी टाइम यूज डेटा, तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए बिना टाइम यूज डेटा के ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो टाइम यूज डेटा यूज करना, अवेलेबल होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो हमारी कंट्री में ढंग से अवेलेबल नहीं है। तो घुमा फिराकर एक बात बोलिए, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग गोल अचीव करना चाहते हैं तो टाइम यूज डेटा को आप लोगों को ढंग से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके ढंग से इंप्लीमेंट करके आप लोग इनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाई गई है। आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लेब्राडोर सी जो है बोला गया कि एक काम है नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, दूसरी स्टेटमेंट है लेब्राडोर सी जो है वो लेब्राडोर पेनिसुला और ग्रीनलैंड के बीच में पड़ता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। सही आंसर सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेब्राडोर सी यहां पर आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट मैप के अंदर में, ठीक है। ऊपर हो गया ग्रीनलैंड, ठीक है, यहां पर देखते हैं अटलांटिक ओशन के साथ में यहां पर ये कनाडा हो गया। तो ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की गई है यहां पर, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर यहां तक लेक्चर आप लोगों ने देख लिया तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, कैसा आप लोगों को लेक्चर लगा। अच्छा लगा है तो ही लाइक और शेयर करना है, वरना ना तो लाइक करना है ना शेयर करना है, डिसलाइक करके जाना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके साथ में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए फीडबैक आप लोग को ही देना है। और ये वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों का माइंडसेट चेंज करेगी, कुछ नया सिखा कर जाएगी आप लोगों को, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस अपना खुद फील किया है, वो चीजें शेयर की है, ठीक है। बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।